मीडिया हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, न्यायिक व्यवस्था हो, शैक्षणिक व्यवस्था हो, पारिवारिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, हमारे जितनी संस्थाएं हैं, ये जितने इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, इनके कोई बहुत ऊंचे उद्देश्य नहीं है। आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमारी शैक्षणिक व्यवस्था इसलिए है कि मनुष्य में करुणा का विकास हो और मनुष्य या जो बच्चे छात्र वहाँ से निकल रहे हैं वो अंततः मुक्ति को प्राप्त हों। ऐसा नहीं है। उसी तरीके से जो आपकी आर्थिक व्यवस्था चल रही है, इसका उद्देश्य आपको बोध इत्यादि की गहराई देना नहीं है। इसका भी उद्देश्य यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाए पिएं मौज करें। राजनीति भी हमारी इसलिए नहीं है कि राजनीति के फलस्वरूप देश में उच्चतर मूल्यों की स्थापना हो। राजनीति भी इसलिए है कि कुछ लोगों के हाथ में सत्ता ताकत आ जाए और वो राज करें, या कि एक वर्ग होता है वो चाहता है कि उसका प्रतिनिधि दिल्ली में बैठ जाए, तो वही सामुदायिक, सांप्रदायिक, कबीलाई बात, ठीक है, कोई ऊंची बात नहीं। तो ऐसे करके हमारी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं और आदमी के भीतर जो निचले केंद्र हैं, जो निचली वृत्तियां हैं, उन्होंने ही तमाम संस्थाओं की, माने जो इंस्टीट्यूशंस हैं और व्यवस्थाओं की शक्ल ले ली है। जैसे जानवर भोग करना चाहता है, वैसे ही सब व्यवस्थाएं चल रही हैं भोग कराने के लिए। अब जानवर में और मनुष्य में एक अंतर यह है कि जानवर की भोग की इच्छा प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है और इसलिए सीमित होती है। कोई भी जानवर असीमित भोग नहीं करना चाहता, उसको भोगना है, पर प्रकृति ने उसको जो सीमाएं दे दी हैं उसके भीतर। मनुष्य की भोग की इच्छा असीमित होती है, और तुमको अगर असीमित भोगना है तो फिर तुम्हारे भोगने में बाकी मनुष्य भी शामिल हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम भोग रहे हो तो वो भी भोगेंगे, ऐसे कि तुम दूसरे इंसानों का शोषण करना शुरू कर देते हो, वो तुम्हारे लिए आवश्यक हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी तो और बड़ी हो नहीं रही, न पृथ्वी के संसाधन और बढ़ जाएंगे। पृथ्वी सीमित है, उसके संसाधन भी सीमित हैं, और तुमने अपना आदर्श बना रखा है कंजम्पशन को, और चाहिए और चाहिए। तो और ज़्यादा तो तभी चाह सकते हो जब तुम पृथ्वी पर जो दूसरे लोग हैं उनका शोषण करना शुरू कर दो। ऐसी स्थिति ला दो जिसमें कुछ लोगों को कुछ भी ना मिले और कुछ लोगों को हद से ज़्यादा मिले। समझ रहे हो? और सारी व्यवस्थाएं हैं हाथ में उन्हीं लोगों के जिन्हें हद से ज़्यादा चाहिए। जो लोग सत्ता की ऊंची कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, उन्हें इससे संतोष नहीं होता कि उन्हें मिल गई ऊंची कुर्सी। वो फिर कहते हैं कि 4 साल नहीं 8 साल चाहिए, 8 साल नहीं 12 साल चाहिए। कुर्सी द्वारा सम्मत जितनी शक्तियां और बल मिलता है वो भी काफ़ी नहीं है, मुझे और ज़्यादा बल चाहिए। इसी तरह जिनके पास पैसा आ जाता है वो इतने भर से संतुष्ट नहीं होते कि पैसा आ गया, वो कहते हैं और चाहिए और चाहिए और चाहिए। दुनिया की 90% दौलत तुम जानते ही हो कि दुनिया के 1 या 2% लोगों के हाथ में है। ये कैसे हो जाता है? क्योंकि भोग की
इच्छा कहीं पर रुकती नहीं है, और चाहिए और चाहिए। इसी तरीके से दुनिया की सारी राजनैतिक ताकत बस कुछ चंद लोगों के हाथ में है। मीडिया पर भी कुछ मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है। धर्म को चलाने वाले भी कुछ ही लोग हैं। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी पाशिक व्यवस्था चल रही है, जिसमें हर व्यक्ति कहता है मुझे और भोगना है, और ये जो करोड़ों लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुझे और भोगना है, इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती है और कुछ मुट्ठी भर लोग शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। जो शीर्ष पर पहुंच जाते हैं वो असीमित भोग करते हैं, उनके पास सब कुछ ही ऐसी मात्रा में आ जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जो आदर्श है 800 करोड़ लोगों का पृथ्वी के, वो आदर्श साकार होता है बमुश्किल मान लो 800 लोगों के लिए, 8000 लोगों के लिए, जो बिल्कुल ऊपर चोटी पर जाकर के बैठ गए हैं। तो प्रश्न है कि फिर बाकी लोग क्या करते हैं? जो पृथ्वी के बाकी लोग हैं उनका क्या जीवन है, और उनके जीवन की फिर सार्थकता क्या है? उनका इस्तेमाल होता है फिर मजदूरों की तरह, ताकि जो लोग शीर्ष पर बैठे हैं उनकी ताकत और दौलत बढ़ती रहे। जो ऊपर 0.1% लोग बैठे हैं इस ग्रह पर, उनके अलावा जितने लोग हैं इस पृथ्वी पर, वो सिर्फ इस्तेमाल किए जाने के लिए हैं। उनका उपयोग हो रहा है मजदूरों की तरह, ताकि जो ऊपर वाले लोग हैं वो उपभोग करते रहें। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे समझ लो कि एक बहुत बड़ी भीड़ है, और उस बहुत बड़ी भीड़ से लगातार काम करवाना है, मजदूरी करवानी है, ताकि ऊपर जो 2-4 लोग बैठे हैं वो 2-4 लोग ताकत पाते रहें, अयाशी करते रहें। जितने भी उनको सुख भोगने हैं अपनी दृष्टि में, जो भी उनकी छोटी समझ है बताती है कि हमें इतना और भोग लें तो बड़ा आनंद आ जाएगा, वो सब उनको मिलता रहे, अयाशी का पूरा साजो सामान। इसके लिए ज़रूरी है कि नीचे जो बहुत बड़ी भीड़ है ये लगातार मेहनत करती रहे, और व्यवस्था ऐसी बनी हो जिसमें इस नीचे वाली भीड़ की मेहनत का सारा फल, अधिकांश मुनाफा जाए ऊपर वाले की जेब में। नीचे वालों को बस इतना दे दो कि वो जिंदा बने रहें अगले दिन फिर मेहनत करने के लिए, क्योंकि अगर तुमने उन्हें कुछ नहीं दिया तो मर जाएंगे। अगर तुमने उन्हें बहुत कम दिया तो वो विद्रोह कर देंगे, क्रांति कर देंगे। तो उनको थोड़ा बहुत देते रहो, थोड़ा बहुत देते रहो, ताकि उनका पेट भी भरा रहे और उनको ये संतोष भी बना रहे कि वो जीवन में प्रगति कर रहे हैं। क्या तुम देख पा रहे हो कि ये दुनिया भर के निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग की दशा है? उनको थोड़ा बहुत मिलता रहता है और उनको ये मुगालता बना रहता है कि हम जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं, ठीक है ना? जबकि वो जो भी कुछ कर रहे होते हैं वो वास्तव में जा रहा होता है ऊपर वाले के हाथों में। ऊपर वाला माने कोई ईश्वर भगवान नहीं, ऊपर जो तुम्हारे शोषक बैठे हैं उनके उपयोग के लिए जा रहा होता है ऊपर। आ रही बात समझो? अब ये बात तो बड़ी सीधी साधी है, हमने अभी 5 मिनट में ये बात बता दी कि भाई दुनिया में ये व्यवस्था चल रही है। दुनिया में जितनी भी तरीके की व्यवस्थाएं हैं उनका कुल मिला करके हश्र, अंजाम, उपयोग यही हो रहा है। उदाहरण के लिए आपकी शैक्षणिक व्यवस्था है, ठीक, जो कि आपको उपयोगी बना देती है कि आप जाकर के कहीं पे नौकरी करनी शुरू कर दो। वो आप में आत्मनिर्भरता नहीं लाती, साहस नहीं लाती,
बोध और विवेक की दृष्टि नहीं लाती, वो आप में क्या लाती है? बस वो आप में एक प्रकार के आदर्श की स्थापना कर देती है कि अगर आप अच्छा कमा खा रहे हो तो ज़िंदगी ठीक निकल रही है, ऐसे ऐसे कर लो, कहीं नौकरी कर लो, शादी कर लो, कहीं पर जा कर के बस जाओ, तुम सफल कहलाओगे। इसी तरह आपकी जो पारिवारिक व्यवस्था है, वो पारिवारिक व्यवस्था बाजार के बहुत काम आती है। जिस दिन आप शादी करते हो उस दिन आप बहुत बड़ा जो लाभ है सबसे पहले वेडिंग इंडस्ट्री को देते हो। उसके बाद बच्चा आता है घर में, वो जो बच्चा है अपने आप में वो मार्केट फोर्सेस के बहुत काम की चीज़ होता है। जिस दिन बच्चा घर में आया उस दिन गिनिएगा कि कितने खर्चे शुरू हो जाते हैं। तो आपकी जो पारिवारिक व्यवस्था है वो भी बाजार के बहुत काम की है। बच्चा घर में आया, आप खर्चा करोगे, वास्तव में मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? वो जो ऊपर 4 लोग बैठे हुए हैं। जो आपकी आर्थिक व्यवस्था है, आप कहीं जाकर के काम करते हो, आप उसको यदि 20 रुपए का मुनाफा देते हो तो आपकी जेब में 1 या 2 रुपए आता है। आपको जो भी तनख्वाह मिल रही होती है, आप उससे कई कई गुना लाभ दे रहे होते हो अपने संस्थान को। आपको कुछ मिल गया, आप उसमें खुश हो जाते हो, संतुष्ट हो जाते हो, लेकिन आपको जो मिल गया उससे कई गुना ज्यादा ऊपर वाले को मिल गया। देश में वास्तव में क्या हो रहा है अगर आपको पता चल जाए तो सारे सिंहासन पलट जाएंगे। जरूरी है कि आपको पता ही न लगने दिया जाए कि असली मुद्दे क्या हैं, असली बातें क्या हैं। आपको मनोरंजन की अफीम लगातार चटाई जाती रहे। कॉमेडी शो देखो एक के बाद एक। आप क्या सोचते हो कॉमेडी शो आपको सुख देने के लिए? नहीं, वो आपको नशा देने के लिए है। ये इतने कॉमेडियन कभी हुआ करते थे पहले? इंसान को इतना मनोरंजन देने की या इतना हंसाने की कभी जरूरत हुआ करती थी? आज क्यों है? क्योंकि आज शोषण बहुत ज्यादा। और शोषण किसका हो रहा है? ठीक उन्हीं का जिन्हें हंसाया जा रहा है। जिसे हंसा रहे हो इतना, अगर वो हंसना बंद करके अपनी स्थिति के प्रति गंभीर हो जाए तो क्रांति हो जाएगी ना। लोग विद्रोह में खड़े हो जाएंगे। तुम जिसका खून चूस रहे हो वो विद्रोह ना करने पाए, वो अपना खून चुसवाता ही जाए, शोषित बना ही रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसे हंसाओ, खूब हंसाओ उसको। गंभीरता में शक्ति एक जगह केंद्रित होती है, एक बिंदु पर एकीकृत होती है, और फिर संभावना बनती है कि वो कुछ कर पाएगी। और मनोरंजन के नशे में शक्ति चूर चूर होकर के बिखर जाती है, रहती है भीतर पर चूरे की तरह रहती है, बिखरी हुई। पत्थर में जान होती है ना। पत्थर को तोड़ 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 के रेत बना दो, रेत में क्या जान होती है? हमारी शक्ति रेत जैसी है, वो 10 जगह बिखरी हुई है। जब आप अपनी स्थिति से वाकई परिचित होते हो और अपनी दुखद स्थिति का सामना करते हो तो आपकी ऊर्जा पत्थर बन जाती है। फिर वो बड़े महलों के शीशे फोड़ सकती है, पर आपकी ऊर्जा को पत्थर बनने नहीं दिया जाता। उसको हंसा हंसा के चूर चूर कर रेत बना दिया गया है। और हंसाना ही तरीका नहीं है। और जितने नशे हैं सब समझ लो, मीडिया की बात कर रहे हो, सारे नशे, और ऐसे सारे मुद्दे जो किसी काम के नहीं हैं लेकिन मनोरंजक लगते हैं, उनको मीडिया खूब उछालेगा। आम आदमी का सामान्य ज्ञान लगभग शून्य है और आम आदमी का कचरा ज्ञान अनंत है।
लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं वो फलाना है, उसका तो आपने नाम सुना ही होगा, अरे वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसकी बड़ी फॉलोइंग है। इस चीज में अनंत ज्ञान हो गया है लोगों का। कोई कचरा फैला रहा हो, उसका आपको सबको नाम पता होता है, वो एक पब्लिक फिगर बन जाता है, हर जुबान पर उसका नाम है। और जिन मुद्दों की बात इन्होंने करी, अभी आम आदमी को बुला के कहा जाए कि इस मुद्दे पर तुम जरा 2-3 मिनट बोल दो, वो बोल नहीं पाएगा, उसे कुछ पता ही नहीं होगा। असली मुद्दे अगर पता चलने लग गए, चाहे देश के, चाहे दुनिया के, चाहे अपने निजी जीवन के, तो हमसे जिया नहीं जाएगा, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है, देश की भी, दुनिया की भी, और हमारी ज़िंदगी की भी। आप डिजिटल न्यूज़ को देखिए, ये सब जो न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं, उनमें ऊपर की 3 खबरें होंगी खबर कहलाने लायक। ऊपर की जो 3 लिंक्स होंगे, उनको आप कह सकते हैं समाचार है, और उसके नीचे लाइन से यही होगा, फलाने अभिनेता की पत्नी क्या कर रही है, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड, थोड़ा सा क्रिकेट, थोड़ा सा हॉलीवुड, उसके बाद एक आध किसी अपराध की या बलात्कार की सनसनीखेज खबर, बस यही। आप बंधुआ मजदूरी करते रहो, आप बेहोश गुलामी करते रहो, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मनोरंजन की आपूर्ति होती रहे। मनोरंजन कभी आपको हंसाएगा, कभी आपकी आंखों में आंसू भर देगा, आप भावुक हो जाएंगे, कभी आप में काम वासना का संचार करेगा, और कभी ये सब कुछ एक साथ होता है। एक ही टीवी सीरियल में या शो में या वेब सीरीज में या मूवी में ये सब चीज़ें एक साथ होती हैं। सेक्स, इमोशन, वायलेंस, लाफ्टर, और हम पूरी तरह उसमें गुम हो जाते हैं। आप गुम हो नहीं जा रहे, आपको गुम किया जा रहा है। भोले लोगों, आपको लगता है आज बड़ा मजा आया, वो नई नई एक वेब सीरीज आई है लुच्चा पार्ट 4, वो देखी, क्या तो आनंद बरसा है। आनंद बरसा नहीं है, जिन्होंने आपको उस षड्यंत्र में लपेटा है वो मुस्कुरा रहे हैं कि बढ़िया, इसने 4 घंटे और नशे में निकाल दिए। अब 4 घंटे नशे में निकाल दिए, मनोरंजन कर लिया, अब कल ये फिर अपनी दुकान पे जाएगा या दफ्तर में जाएगा और वहाँ जा कर के खटेगा, क्योंकि अब ये तरोताज़ा हो गया ना। मनोरंजन का यही तो काम है, गुलामों को रिफ्रेश कर देना, ताकि अगले दिन वो और डटकर गुलामी करें। मनोरंजन और किस लिए होता है? व्यापारी है तो जीएसटी भरेगा, कर्मचारी है तो इनकम टैक्स भरेगा। उसे इतना हंसा दो, इतना उसको मस्त कर दो मनोरंजन में, या भावुक कर दो, या कामोत्तेजित कर दो, कि वो पूछने ही ना पाए कि वो जो टैक्स दे रहा है उसका हो क्या रहा है। और भारत दुनिया के उन देशों में है जहां पर आप जो टैक्स देते हैं उसका आधा क्या 1/3 भी किसी सार्थक काम में नहीं लगता। आपको क्या लग रहा है, राजनीतिक पार्टियों को जो हजारों करोड़ रुपए चंदा मिलता है वो क्यों मिलता है? कोई व्यापारी उन्हें इतना चंदा क्यों दे रहा है? बड़े बड़े उद्योगपति देते हैं ना, क्यों देगा? वो अपनी जेब से नहीं दे रहा है, वो आपकी जेब से दे रहा है। पर ये मुद्दे मीडिया क्यों उठाएगी? ये मुद्दे उठ गए तो मीडिया के जो मालिक बैठे हैं उनके स्वार्थों पर चोट पड़ेगी ना। तो मीडिया आपको ये
मुद्दा दिखाती है कि घुघू कम्हार है और उसकी काली गाय का बछड़ा कुएं में गिर गया है। वो बछड़ा कुएं में गिरा हुआ है और 4 दिन तक उस पे पूरा तमाशा चल रहा है, टीआरपी बटोरी जा रही है और आप भी ऐसे चिपक के देख रहे हैं उसको। कितना बड़ा मुद्दा है ये, बछड़ा कुएं में गिर गया है, बछड़ा कुएं में गिर गया हो, ये बड़ी बात है। और हजारों गायें लंपी वायरस से मर रही हैं, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन अच्छा लगता है ना बहुत, हाँ, प्यारा बछड़ा। तालियां बज जाती हैं बिल्कुल जब बछड़े को निकाला जाता है एक साहसिक अभियान के बाद। और यही मीडिया जो आपको दिखाएगी कि एक बछड़े को निकाला गया, देखो कैसे हमने गौवंश को बचा लिया, वो कभी नहीं बताएगी कि भारत बीफ का भी सबसे बड़ा निर्यातक देश है। गौवंश जितना भारत में कटता है उतना कहीं नहीं कटता। और वही गायें जिनका आप दूध पीते हो, वही जब दूध देने की हालत में नहीं रहती तो किसानों द्वारा कसाईयों को बेच दी जाती हैं। कसाई से पूछो तूने क्यों काटी, वो कहेगा क्योंकि किसान ने मुझे बेच दी। किसान से पूछो तूने बेच क्यों दी, वो बोलेगा तो ये पूछो ना कि मैंने पैदा ही क्यों करी थी गाय, क्योंकि स्वयं तो पैदा होती नहीं है, उनको तो जबरदस्ती पैदा किया जाता है कृत्रिम गर्भाधान से। और बड़ी ही वो बदतमीज प्रक्रिया होती है जिससे गायों को गर्भ करा जाता है। थोड़ा देख लीजिए, कभी मिल जाएगा इंटरनेट पर, यह भी मौजूद है। मां बोलते हैं हम गाय को। बोलेगा लोग इतना दूध पीते हैं तो इसलिए हम जबरदस्ती फिर गाय भैंस पैदा करते हैं। लेकिन पूरी बात आपको मीडिया कभी बताएगा ही नहीं। हाँ, ये जरूर बता दिया जाएगा कि वो 2 लोग जा रहे थे, उनको पकड़ के भीड़ ने अच्छे से धुन दिया क्योंकि वो ट्रक पर मवेशी लाद के लिए जा रहे थे। वो आपको बता दिया जाएगा। इतने में आप कहोगे बिल्कुल बहुत सही हो रहा है, भारत में राम राज्य आ रहा है। जो मनोरंजन करने वाले हैं फिर वही आदर्श भी बन जाते हैं। और जो मनोरंजन करने वाला है जब वो आदर्श बन जाएगा तो आपको मूल मुद्दों से और दूर लेकर चला जाएगा। हालत हम सबकी बहुत खराब है और हमें अगर 2 पल ठहर कर देखने का मौका मिल जाए कि कितनी खराब है हमारी हालत, तो हम इतने भी नालायक नहीं हैं कि कुछ नहीं करेंगे अपनी हालत बदलने को। हमें शांति के, स्थिरता के, सैनिटी के अगर कुछ पल भी रोज नसीब हो जाएं तो निश्चित ही हम कुछ करेंगे अपनी हालत को बदलने के लिए। अपनी हालत को, देश की हालत को, दुनिया की हालत को बदलने के लिए हम करेंगे। लेकिन अगर दुनिया की हालत बदल गई तो वो जो ऊपर बैठे हुए हैं उनकी भी हालत बदल जाएगी। और उनकी हालत अभी बड़े मौज की चल रही है, सत्ता उनकी, ताकत उनकी, ऐश उनकी। उनकी हालत उतनी मौज की तभी तक चल सकती है जब तक आपकी हालत खराब रहे, क्योंकि शोषक और शोषित का रिश्ता यही होता है ना। एक मौज मारता है और दूसरा खून और पसीना बहाता है। अगर नीचे वाले ने अपनी हालत बदल ली तो फिर ऊपर वाले की भी जो मौज की हालत है वो बदल जाएगी। उसके स्वार्थों पर आंच ही नहीं आ जाएगी, सब जल जुल खाक हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी हालत ना बदलने पाएं। और फिर इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपको 2 पल भी मौन के, चैन के, शांति और स्थिरता के ना मिलने पाए।
इसलिए जरूरी है कि 150 चैनल पे एक से एक ये जो बदतमीज एंकर हैं ये गला फाड़कर चिल्लाते रहें, एक के बाद एक विज्ञापन आते रहें, एक के बाद एक मूवीज रिलीज होती रहें। टीवी सीरियल्स काफी नहीं थे, अब वेब सीरीज हैं। ये सब इसलिए है ताकि आप कभी भी ठहर करके अपने यथार्थ से परिचित ना होने पाओ। थोड़ा सा भी रुक गए अगर तो खतरा यह है कि रुक ही जाओगे। वो आपको इसलिए थोड़ा सा भी रुकने नहीं देते। बड़ी से बड़ी फ्लॉप मूवी आएगी, उसको प्रचार कर करके दर्शाया जाएगा ये हिट हो गई है। ये प्रचार करके किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है जानते हो? किसको? आपको बताया जा रहा है मूवी हिट हो गई है, आपको लगे अरे फिर सबने देख ली, हम ही रह गए, चलो हम भी देखते हैं। हिट हो गई है माने सबने देखी है। आप देख नहीं रहे हो, कोई मूवी आती है उसमें वो ये भी नहीं बात कर रहे हैं पटकथा कैसी है, अभिनय कैसा है, निर्देशन कैसा है। वो अब कुल समाचार में ये आता है इस मूवी ने कितने करोड़ बटोरे। इन सब बातों का निशाना किसको बनाया जा रहा है? शिकार किसका हो रहा है? आपको दिख नहीं रहा? आपका ही शिकार हो रहा है। मीडिया वो जरिया है जिसके माध्यम से आम आदमी का प्रतिपल शिकार किया जाता है। लेकिन ठीक वैसे जैसे मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है शोषक वर्ग के हित में, उसी तरह आपकी जो पूरी मूल्य व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है आपको शोषित बनाए रखने के लिए। मैं इतनी बातें बोल रहा हूं, किसी का खून थोड़ी उबल गया। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा, हमारे परिवार, हमारी संस्कृति ने हमें बता दिया है अच्छा बच्चा बन के रहना। और अच्छे बच्चे क्या नहीं करते? बवाल नहीं करते। कोई बदतमीज हो, गाली दे रहा हो, नालायकी कर रहा हो, हत्या कर रहा हो, बलात्कार कर रहा हो, उसकी ओर से बस मुंह फेर लेना, अपने रास्ते चल देना। अरे ये पुलिस का काम है, पुलिस आके देखेगी ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो? तुम सज्जन पुरुष बन के रहो, तुम भद्र लोग हो। और अगर तुम महिला हो तो फिर तो बहुत जरूरी है कि तुम एकदम गंभीरता से और अपनी गरिमा और मर्यादा का ख्याल रखते हुए नपे तुले कदम बढ़ाओ। आप सोच नहीं रहे हैं कि ये सारी बातें जो आपको बोली गई हैं उनसे वास्तव में स्वार्थ किसका सिद्ध हो रहा है? आप जितना सज्जन पुरुष बने हुए हो, आप जितना गरिमा और मर्यादा में रह रहे हो, उतना ज्यादा वो शोषक लोग आपको और बर्बाद करते जा रहे हैं। ये जो सब आकर्षक चेहरे लेके आपके सामने आ जाते हैं, चाहे टीवी शोज में, चाहे मूवीज में, चाहे पॉर्न में, आपको लगता है ये तो हमारा भला करने आए हैं, हमें हंसाने आए हैं, हमें बहलाने आए हैं, हमारा जी हल्का करने आए हैं। नहीं, आपको उनकी असली शक्ल नहीं दिख रही है, तो आपको तबाह करने आए हैं। एक अपने लिए नियम बना लीजिए, असली मुद्दों के अलावा जो भी व्यक्ति या माध्यम आपसे कोई भी और बात कर रहा हो उसको जान लीजिएगा ये साजिश में शरीक है, ये षड्यंत्र का हिस्सा है। क्योंकि पृथ्वी विनाश के जितने करीब आज खड़ी है इतनी कभी नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति जरा भी ढंग का होगा, उसके भीतर जरा भी रोशनी होगी, तो वो आज आपसे सिर्फ और सिर्फ उन मुद्दों पर बात करेगा जो महत्व के हैं। भाई
घर में कोई मरने को तैयार पड़ा है, और चर्चा हो रही है कि इसको किस तरीके से बचाया जाए। यही इस वक्त एकमात्र मुद्दा हो सकता है ना। नहीं बचाया तो अगले कुछ घंटों में ही हो सकता है वो प्राण छोड़ दे। और ऐसे में कोई आके आपसे शेयर मार्केट की बात करे और क्रिकेट मैच की बात करे और मूवी और मनोरंजन की बात करे, तो ये व्यक्ति कैसा होगा? कैसा होगा? वो आपसे कोई भी बात करे, हो सकता है ये बात भी करने लग जाए कि अरे बारिश ज्यादा हो रही है, सड़क पे देखा था, उधर मेढक था, सांप था, तो भी ये व्यक्ति कैसा होगा? ये व्यक्ति अपराधी है ना, और शातिर कुटिल अपराधी है ना। इस वक्त पर तो सिर्फ एक ही बात करी जा सकती है ना। कौन सी बात? ये मर रहा है, इसको बचाना कैसे? हां, बचाने से संबंधित विविध बातें हो सकती हैं। कोई बचाने के लिए एक बात बोल सकता है, कोई बचाने के लिए दूसरी बात बोल सकता है। बचाने के लिए कोई एक लहजे में बोल सकता है, कोई दूसरे लहजे में बोल सकता है, वो ठीक है। लेकिन अगर कोई बीमार और उसकी दवाई की बात की जगह दुनिया भर की इधर उधर की फिजूल बातें करे, तो वो व्यक्ति कैसा है? वो बहुत बहुत धूर्त काइया अपराधी है।